नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही भावपूर्ण, बड़ी ही हृदयस्पर्शी कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी का नाम है बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज बुआ कितने सालों बाद अपने मायके आ रही थी और उसकी भाभी बड़बड़ किए जा रही थी कि शादी कर दी है फिर भी चैन नहीं है, पता नहीं हमारा पीछा कब छोड़ेगी। शादी में इतना खर्चा तो किया ही था। इस बार मायके आई हुई निशा बहुत खुश और उत्साह से भरी हुई थी। राखी पर तो वह लगभग हर साल मायके आती है और भाई दूज पर अपने ननदों को अपने घर बुलाती है। इस तरह वो भी खुश, उसके पति और ननदे भी खुश। और इस बार तो लता बुआ भी आ रही हैं राखी पर। तो सोने पे सुहागा। कितने बरस हो गए बुआ से मिले। बचपन में कितना खेली है वो बुआ की गोद में। माँ की तरह ही बुआ ने उसे संभाला था। वो 10 बरस की थी जब बुआ की शादी हो गई थी। तब कितना रोई थी निशा। तबीयत तक खराब कर ली थी उसने रो रो कर अपनी। बुआ तो मायके कम ही आती थी। एक तो वैसे भी मायका माँ से होता है और दादी तो निशा के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही चल बसी थी। दादाजी तो और भी पहले चले गए थे। विवाह होते ही माँ पर एक मानसिक दबाव हमेशा ही बना रहा था कि बुआ के विवाह की जिम्मेदारी एक अनचाहे बोझ की तरह उन्हें ही उठानी है। जैसे तैसे उन्हें पढ़ा लिखा कर उनका विवाह करके मानो माँ ने चैन की सांस ली और फिर पल्ला झटक लिया। कभी राखी भाई दूज पर उन्हें बुलाने के बाद भी नहीं उठाने देती घर में। भैया के विवाह पर बुआ आई थी कुछ दिनों के लिए बस। लेकिन निशा को हर छुट्टियों में बुआ बहुत आग्रह से अपने घर बुलवाती और उतने ही प्यार से रखती भी। उनके स्वयं के बच्चे हो जाने के बाद भी निशा के प्रति उनके प्यार में किंचित मात्र भी फर्क नहीं आया था। निशा जब समझदार हुई तब से उसे माँ का व्यवहार कचोटने लगा। बुआ का क्या कभी मन नहीं करता होगा मायके अपने जन्म स्थान आने का, अपने बच्चों को मामा के घर भेजने का। ससुराल में जब सब उनसे मायके जाने के बारे में पूछते होंगे तब कैसा लगता होगा बुआ को। इसलिए उसने इस बार पिताजी पर बहुत दबाव बनाया और खुद भी माँ से बहुत आग्रह पूर्वक बुआ को राखी पर बुलाने को राजी किया। माँ को पता नहीं क्यों हर बार इस बात का डर लगा रहता कि बुआ को बुलाया तो उन्हें लेना देना पड़ेगा। पहले ही उनके ब्याह का खर्च माँ को ही करना पड़ा है और अब तीज त्योहार पर फिर खर्चा। निशा को माँ की छोटी सोच और मानसिकता पर दुख होता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। माँ कैसे रिश्तों को पैसों में तोल पाती है, वो भी एक बेटी से उसके मायके के साथ के रिश्ते को। बुआ के आने में अभी एक दिन बाकी था। निशा ने भाभी को रसोई घर में खाना और मिठाइयाँ बनवाने में पूरी मदद की, जिससे कि भाभी पर काम का अतिरिक्त बोझ न पड़े और उनके साथ निशा समय भी व्यतीत कर ले। दोनों हंसी मजाक भी करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। माँ हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी बहाने से निशा को आवाज देकर बुला रही थी। निशा समझ गई कि माँ नहीं चाहती है कि वह रसोई में भाभी की मदद करे। निशा का मन बड़ा दुखी हो गया माँ की इस सोच पर। माँ की मंशा समझकर भाभी का भी मुंह उतर गया था। उन्होंने एक दो बार कहा भी निशा से कि जा निशा, पर निशा ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो भाभी के साथ काम करवाती रही। दोपहर में खाने वगैरह से फुर्सत पाकर निशा फिर आराम से माँ के पास आ बैठी। माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तुझे क्या जरूरत है रे खटने की? 2 दिन के लिए तो आई है तू, ईशिता कर लेते काम। माँ ने छूटते ही उसे डांट लगाई। तो क्या हुआ माँ, हम दोनों ने मिलकर किया तो काम भी जल्दी निपट गया और हमने बातें भी खूब की आपस में। थोड़ा आराम अब भाभी भी कर लेंगी। इसी बहाने ननद और भाभी थोड़ी गपशप भी कर लेती है हम। निशा बोली, अरे तुझे तेरे घर में भी तो खटना ही पड़ता है और यहाँ भी, इसलिए तुझे कहती हूँ कि थोड़ा आराम कर लिया कर यहाँ। माँ आगे कुछ बोलती इससे पहले निशा खुद ही बोल पड़ी। ओ माँ, अपने घर के कामों को, जिम्मेदारियों को खटना नहीं कहते। और अगर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच रखती हो तो फिर एक बार ये भी तो सोचो
कि भाभी भी इस घर के लिए तुम्हारे हिसाब से खट ही रही है। तुम्हारे मन में भाभी के लिए कभी हमदर्दी क्यों नहीं जागती? तुम्हें कभी उनके लिए यह क्यों नहीं लगता कि वह बेचारी भी खट रही है इस घर में? बेटियां काम करे तो माओ को लगता है कि बेचारी खट रही है, लेकिन बहू कितना भी काम करे तो सास को वह हमेशा फुर्सत में ही बैठी लगती है। कहेंगी ये तो उसका काम ही है। औरतों में बटी इस सास और माँ के अलग अलग होने के कारण ही रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं माँ। जिस दिन औरत निष्पक्ष रूप से सिर्फ स्त्री होकर स्त्री को देखेगी, उस दिन दुनिया की सारी बहुएं, बेटियां, भाभियां और ननदें सुखी हो जाएंगी। निशा की बात माँ अवाक होकर सुनती जा रही थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें निशा से ऐसे प्रत्युत्तर की कतई आशा नहीं थी। उस समय उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। शाम को भी घर के काम निपटाने में निशा ने भाभी की पूरी मदद की और फिर उन्हें साथ लेकर बाजार चली गई। काफी खरीदारी उनको दोनों को ही करनी थी। निशा ने बहुत सुंदर राखी भैया के लिए खरीदी। उन राखियों को दिखाकर अनायास ही उसे अपने बचपन की याद भी आ गई। उसे राखी का त्योहार बचपन से ही विशेष प्रिय रहा है। वह छोटी सी थी जब पिताजी की गोद में चढ़कर राखी खरीदने बाजार जाती थी और ढेर सारी दुकानें ढूंढकर एक बहुत बड़ी सी रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाली राखी खरीदती थी। अपना सारा प्यार वह राखी के आकार के साथ भैया की कलाई पर बांध देना चाहती थी। तब यही लगता था उसे कि जितनी बड़ी राखी होगी, भैया को लगेगा कि निशा उनसे उतना ही अधिक प्यार करती है। तभी निशा बाजार से सबसे बड़ी राखी छाट कर लाती थी और भैया था कि इतनी बड़ी राखी को देखकर मुंह बिचकाता। ये क्या उठा लाई है रे? मेरे सारे दोस्त फिर शाम को मुझ पर हंसते हैं। कोई छोटी राखी नहीं मिली तुझे? तब माँ उन दोनों को समझाती और भैया को बड़े समझा बुझा कर शांत करती। अरे अभी छोटी है ये, इसलिए थोड़ी समझदार हो जाएगी तब थोड़ी ही इतनी बड़ी राखी बांधेगी। निशा को अब भी याद है, स्पंज के फूलों की परतों पर रंग बिरंगी पन्नियों और चमकीले सितारे लगे वो 5 रुपए वाली राखियां। कितना स्नेह भरा होता था उनमें। दूसरे दिन निशा भैया के नहाने से पहले वो राखियां उनकी कलाई से उतरवा लेती थी और फिर वह राखी उसके निजी खजाने में जमा हो जाती थी। साल भर तक वह उस राखियों को संभाल कर रखती। कभी अपनी कलाई पर बांधकर खुश होती तो कभी माथे पर रखकर अपने रूप पर खुद ही रीझ जाती, मानो कहीं की महारानी हो। प्यार के रेशमी धागों में बंधता लिपटता बचपन फिर सयानेपन की ओर बढ़ चला। भैया उसकी राखी पूरे साल अपने हाथ पर बांधे रखता, तो अब राखी की सुंदरता की जगह उसकी मजबूती प्रमुख हो गई। लेकिन रिश्ते वैसे ही सुंदर बने रहे जैसे वो बचपन की राखी सुंदर हुआ करती थी। भाभी के आने के बाद उस राखी में मजबूती का एक धागा और सुंदरता का एक नग और जुड़ गया। फिर निशा अपनी यादों से बाहर आई और उसने सबके लिए ढेर सारे उपहार भी खरीद लिए। माँ, बुआ और भाभी के लिए साड़ियाँ, पापा और भैया के लिए कुर्ता पायजामा, रिंकी ऋषि के लिए खिलौने और कपड़े, और फिर मिठाइयाँ भी। पिताजी और भाई भाभी पास ही थे, इसलिए माँ उस समय तो कुछ नहीं बोली। लेकिन निशा माँ के चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि उनको बुआ के लिए भी समान कीमत की साड़ी लाना अच्छा नहीं लगा है बिल्कुल भी। लेकिन निशा इस बार कुछ ठान कर ही मायके आई थी। 3 साल हो गए उसकी शादी को। वह हक से अपने मायके आती है तो बुआ क्यों नहीं आ सकती? निशा आई थी तो पिताजी बाहर तख्त पर सो जाते थे और निशा कमरे में माँ के साथ रात के खाने पीने से निबटकर थोड़ी देर सबके साथ बैठकर आज सब ने बातें की और फिर सब सोने चले गए। माँ और निशा भी अपने कमरे में आ गई। आते ही ने माँ ने अंदर से कुंडी लगा दी। फिर उन्होंने अपना लॉकर खोला और एक बड़ी सी थैली निकालकर पलंग पर बैठ गई। थैली खोलकर माँ ने उसमें से कई छोटे बड़े डिब्बे डिब्बियाँ निकाली। निशा को पता था कि उसमें माँ का सारा सोने चांदी का सामान रखा था। माँ ने 2 जड़ाऊ कंगन बाहर निकाले। निशा पहचान गई, यह उसकी दादी के कंगन थे। दोनों कंगन मिलाकर कम से कम 15 तोले के होंगे। मैं चाहती हूँ निशा कि अब ये कंगन तू रख ले, माँ ने निशा के हाथों में कंगन थमाते हुए कहा, इससे पहले कि कोई और इन्हें झपट ले।
मगर क्यों माँ, ये कंगन तो दादी के हैं ना? निशा चौंक कर बोली। मगर तब तक माँ थैली में दूसरी चीजें ढूंढने लगी थी और साथ ही माँ का बड़बड़ाना भी शुरू हो गया था। ब्याह करने के बाद भी चैन नहीं है। उम्र भर इनके तीजे त्योहारों पर भी घर भरते रहो इनका। ब्याह कर दिया भाई ने, तब भी पिंड नहीं छूटा भाभी का। अब भी मुक्ति नहीं हमें। माँ बाबूजी खुद तो चले गए, लेकिन हमें बांध दिया इस जंजाल में। घर पर बुलाकर इनकी खातिरदारी भी करो और विदा करते समय इनकी खातिर लुट भी जाओ। ये बहनें भी भाई के गले टंगे रहती है, उम्र भर टंगी रहेंगी। निशा को याद आया, जब बुआ के यहाँ जाती थी तो वह कितने प्यार से, चाव से कितना कुछ खरीद कर देती थी निशा को, कपड़े, खिलौने। लेकिन उनके बेटों के लिए माँ ने कभी कुछ नहीं भेजा, न कभी घर बुलाया छुट्टियों में। उन्हें तो पता ही नहीं कि मामा का घर कैसा होता है। चांदी की मामूली सी चीज तभी देने का माँ का मन नहीं हुआ तो अलमारी में उपहार में आई हुई साड़ियां छाटने लगी माँ बुआ को देने के लिए। लेकिन निशा का चेहरा अचानक ही मुरझा सा गया। वह अनायासी बुआ के साथ अपनी तुलना करने लगी। दोनों ही तो इस घर की बेटियां हैं। आज माँ बुआ को लेने देने पर इतना मन खराब कर रही है, कल को भाभी भी तो निशा के लिए ऐसी ही साड़ियां छाटती नजर आएगी। साड़ियां छाटती माँ की नजर अचानक निशा पर पड़ी। अरे निशा, तुझे क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों उतर आया तेरा अचानक? माँ, तुम मेरे ही सामने बुआ के प्रति कैसी सोच और कैसी बातें कर रही हो? एक बार भी नहीं सोचा कि जैसे बुआ इस घर की बेटी कल थी, वैसे आज मैं इस घर की बेटी हूँ। अगर आज तुम्हारा बुआ के प्रति ऐसी सोच है तो कल को भैया भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे तो उनकी कोई गलती तो नहीं होगी ना? क्योंकि यदि तुम बुआ को कोसती हो तो भाभी को भी तो पूरा हक है मेरे आने को कोसने का, मायके नहीं बुलाने का। वह भी बाद में मुझे नहीं बुलाएगी, ना मेरे बच्चों को कभी मामा के घर आने का मौका मिलेगा। कहते कहते निशा का गला भर आया, आंखें भी डबडबाई। अब तो मुझे भी यहाँ आने के लिए सोचना ही पड़ेगा माँ, हमेशा। निशा की बात सुनकर माँ हाथ में साड़ी थामे सुन्न सी बैठी रह गई। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनकी अपनी बेटी यह बात खुद पर लेकर दुखी हो जाएगी। माँ, तुम शुरू से ही बुआ के प्रति जैसा व्यवहार कर रही हो, भविष्य में भाभी के मन में भी मेरे प्रति वैसा ही व्यवहार करने का बीज तुम खुद बो रही हो। क्योंकि वो तो देख ही रही है कि इस घर में ननद का सम्मान और प्रेम कितना और कैसा होता है। निशा हाथ के कंगनों की तरफ देखते हुए बोली, ये दादी के पुश्तैनी कंगन है। वो चाहती तो तुम्हारी तरह ही चुपचाप बुआ को पहना सकती थी, लेकिन उन्होंने घर की बहू पर भरोसा किया और तुम्हारा मान रखा। भाई बहन का रिश्ता तो वैसे भी रेशम की तरह नाजुक होता है और माँ बांधने के लिए उसमें पहले ही गांठ लगानी पड़ती है। तो जिस रिश्ते में पहले ही गांठ लगी हो तो उसमें और खिंचाव क्यों पैदा करना माँ? ये कंगन भाभी ने तुम्हारे पास देखे हुए हैं। कल को उन्होंने इसके बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगी उन्हें? और मैं कैसे पहनूंगी इनको? मैं क्या जवाब दूंगी उनको? मायका तो माँ से होता है और उसके बाद भाई भाभी से। अपने व्यवहार की वजह से मेरा मायका मत छुड़वाओ माँ। मैं इस घर का इतिहास दोहराना नहीं चाहती हूँ। बुआ को तुम सम्मान दो माँ, तभी तुम्हारी बहू मुझे सम्मान देना सीखेगी। जब बुआ के बच्चों को प्रेम से अपने घर रहने के लिए बुलाओगी, तभी भविष्य में इस घर में मेरे बच्चे भी अधिकार से आकर रह पाएंगे। भगवान के लिए एक ही घर की दो बेटियों के लिए अलग अलग नियम और व्यवहार मत करो। निशा ने कंगन वापस माँ के हाथों में थमा दिए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बुआ आ गई। सालों बाद अपना घर देखने की खुशी उनके चेहरे पर सहज ही दिख रही थी। कितना कुछ लेकर आई थी वे सबके लिए, एक से एक महंगी वस्तुएं और उन सबसे ऊपर सबके लिए अनमोल और अपार स्नेह। पिताजी भी बुआ को देखकर कितने खुश लग रहे थे। नहा धोकर पिताजी और भैया राखी बंधवाने बैठे। राखी बंधवाने के बाद भैया ने निशा के सर पर स्नेह से हाथ फेरकर उसे उपहार दिया। पिताजी सकुचाए से खड़े रहे। तभी माँ ने एक कीमती साड़ी पिताजी को दी बुआ को देने के लिए। फिर माँ ने दादी के जड़ाऊ कंगन में से एक एक कंगन बुआ और भाभी को दिए। ये माँ जी के कंगन है, इन पर अब तुम दोनों का हक है।
ये माँ जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके बेटे और बेटी दोनों के वंश में रहेंगे। बुआ की आंखें इस स्नेह से बरबसी भीग गई। माँ ने उन्हें गले लगा लिया। निशा ने ईश्वर को मन ही मन 100 बार प्रणाम किया। ये रेशमी रिश्ते अब प्यार की गांठ में बंधकर हमेशा मजबूत रहेंगे। आज एक बेटी को पीहर और पीहर में एक माँ का प्यार मिला था। माँ ने उसी समय अपनी बहू को भी गले लगा लिया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बेटी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।